हाय वेलकम फ्रेंड, स्वागत है दोस्तों आपका। हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के हिस्ट्री सेक्शन को। और हिस्ट्री के अंतर्गत हम जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम हिस्ट्री को बहुत सिंपल तरीके से स्टोरी के माध्यम से, कहानियाँ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे और आंसर को बेहतर फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करेंगे। उसी प्रयास का आज अगला कड़ी है, जिसके अंतर्गत हम आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उससे शुरुआत करने के पहले ये आज का शुरुआत होगा सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये भारतीय इतिहास की कहानी कहाँ से शुरू होती है। हमने पिछले क्लास में आपको एक टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक को पूरे कहानी, हमने प्राचीन भारत का पूरा आपको स्टोरी या कहानी सुना दिया था, जिसके अंतर्गत आपको पता था कि पिछले कहाँ से इतिहास का शुरुआत होता है और कैसे हम पूरा एक कहानी जो है ब्रीफ में कि प्राचीन भारत के पाषाण काल से लेके सिंधु घाटी सप्ताह से लेके वैदिक सप्ताह से लेके कैसे महाजनपद के उदय काल से होते हुए इतिहास की शुरुआत होती है और प्राचीन भारत के अंतिम समय तक हमने एक छोटा सा कहानी आपको ब्रीफ में बता दिया था आपको, ताकि आपको ये नहीं पता चले कि ये आखिर चल क्या रहा है। क्या होता है ना कि जब आप गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं तो आपको ये बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो वो मेरा व्यू नहीं है, मेरा व्यू है कि आप 20-25 दिन में आपको इस तरीके से तैयार कर देना, ताकि आप जो है खुद आंसर इस तरीके से तैयार करें ताकि आप कुछ लिख सके। उसी के कड़ी में आपने जो पढ़ा स्टोरी ऑफ इंडिया, स्टोरी ऑफ जो एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत की जो कहानियां हैं, ये जो चल रहा है उसका क्या स्रोत है, हमने उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। तो आज हम प्रॉपर फॉर्मेट पे पढ़ेंगे चैप्टर वाइज कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है, हमारा क्या तरीका होगा, उसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सारे टॉपिक पे बात होगा। तो पहला पॉइंट आप समझ लीजिए कि भारतीय इतिहास के स्रोत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 2-3 सिलेबस के संदर्भ में समझिए कि देखिए हम हर चैप्टर में एक चीज समझ लीजिए, हर चैप्टर का क्या करेंगे, 2-3 फॉर्मेट में बात करेंगे। क्या जैसे एक चैप्टर शुरू होगा, जैसे कि चैप्टर 1 है, इसमें क्या है आपको इसके बारे में थ्योरी पढ़ाया जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या है आपका कि सब्जेक्टिव 5 मार्क, इसके बाद सब्जेक्टिव 2 मार्क। इस तरह से आपका फॉर्मेट होगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको इतना समझ विकसित हो जाए ताकि आप आंसर को खुद लिख सके। ये मेरा प्रयास है कि आपको ये नहीं चले कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसी के संदर्भ में ये आज जो हमारा का पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, इससे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आते हैं कभी कभार क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला बात समझ लीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते भी हैं तो वैदिक काल से, रामायण महाभारत से जो क्वेश्चन आते हैं, जब हम वैदिक काल को पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको हम बता देंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ फ्री होकर बिल्कुल ये मत टेंशन लीजिए कि उसमें ऑब्जेक्टिव रटना पड़ेगा कि नहीं। तो पहला आपको टेंशन खत्म कि इसमें ऑब्जेक्टिव का कोई लोचा नहीं। हाँ, 5 नंबर में 2 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए उसी के संदर्भ में सबसे पहले हम स्रोतों की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए ये स्रोत क्या है और किस तरह के हैं। इसके सबसे पहला बात समझिए कि स्रोत होता क्या। स्रोत, आप स्रोतों लिख लीजिए, ये भारतीय इतिहास के स्रोतों में क्या है कि स्रोत का क्या मतलब होता है कि ये जो प्राचीन भारत की जो कहानी जो हमने बताया था वो कहाँ से हम पता करते हैं। सिंपल सा मतलब है, सोर्सेस का मतलब होता है ये जो चीजें हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम कहाँ से पढ़ेंगे और ये जानकारियां कहाँ से मिलती है। ये तो ऐसे तो आपको कोई किसी के सपने में तो आता नहीं है कि इतिहास कैसा तो नहीं है, चलिए आपके सपने में आया और हमने लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। इतिहास एक साक्ष्य है, विभिन्न घटनाएं का एक संग्रह है जिसको क्रमबद्ध तरीके से सजाया जाता है, उसका कुछ कंक्लूजन निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके बाद हजारों साल के मेहनत के बाद ये आज जो हमारा इतिहास बना है उसको लिखा जाता है प्रॉपर फॉर्मेट में, उसको वेरीफाई किया जाता है, तब जाके कोई चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए स्रोत के बारे में थोड़ा हमको पढ़ना जरूरी है, ये स्रोत क्या क्या है। उसमें 2 मेन स्रोत होते हैं जिसके अंतर्गत आपको आज समझ लेते हैं पहले इसको, फिर हम आपको आंसर लिखना समझा देंगे और गेस्ट पेपर में कैसे आपको आंसर लिखा जाता है और किस तरह से अंतर है थोड़ा सा बता देंगे। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि स्रोत का क्या है मतलब। तो स्रोत में पहला क्या है, एक साहित्यिक स्रोत होता है जिसको लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं। साहित्यिक, इसके अंतर्गत किताब आता है। सिंपल सा मतलब ये कुछ नहीं है, ये बुक है। और ये पुरातात्विक स्रोत मतलब होता है जो पुराने चीज
जो इसको खोद के निकाला जाता है, जैसे कि कोई अभिलेख है, स्मारक है, कलाकृतियां हैं, जो एक ये तो बुक हो गया। इसके अलावा बुक के अलावा जो भी चीजें होती हैं, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई बर्तन मिला, कुछ भी चीजें मिला, तो वो आपको पुरातात्विक शोध, इसको आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिटरेरी स्रोत, तो यानी साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो स्रोत का दो प्रकार हो गया, आपको ये समझना होगा। अभी हम देखिए, पहला बात अभी हम आपको प्रोसीड समझा देते हैं, ताकि आप आंसर को फिर आपको बताएंगे कि ये दो क्वेश्चन है, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत, अगर ये पूछे सीधा सा क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत, ये क्वेश्चन एक बनता है। और भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, ये पुरातात्विक स्रोत, इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। इसको समझने के लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास के स्रोत, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या होता है, किताब आते हैं, कुछ जैसे कि धार्मिक ग्रंथ हो गए। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपको जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गए, ठीक है, और कुछ धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हो गए। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ हो गए, जिसमें कि ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म के ग्रंथ हो गए। आपको साहित्य यानी किताब के ही अंतर्गत कुछ धार्मिक किताब है, ठीक है, जिसमें कि जैसे ब्राह्मण धर्म के कुछ वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, ये सब ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जैसे कि उसके जातक कथाएं हैं, पिटक है, सूत पिटक, विदय पिटक, अधम पिटक, ये सब सारे किताब बौद्ध और जैन के कुछ साहित्य हैं। अलग अलग धर्मों के बारे में पता चलता है। साहित्यिक धर्म में जैसे धर्म निरपेक्ष, जैसे कि किसी का कालिदास का कोई है, इसके बाद मेगास्थनीज का कोई है, या सॉरी मेगास्थनीज इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हर्षचरित का कोई वृतांत है, जो भारतीय हैं लेकिन उसके बारे में धर्मनिरपेक्ष के बारे में लिखते हैं। और ये विदेशी यात्रियों का वृतांत में, जैसे जो विदेशी यात्री भारत में आए, जैसे चीनी यात्री आया, तिब्बती आया, और मुसलमान आए, अलग अलग जो यात्री आए, वो जो भारत के बारे में लिखे, उसको विदेशी यात्रियों का वृतांत बोलते हैं। तो स्रोत में एक साहित्यिक स्रोत हो गया, दूसरा पुरातात्विक। पुरातात्विक के अंतर अभिलेख है, जो कहीं पर लिखा होता है, इंस्क्रिप्शन, जैसे कि अशोका का अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, अलग अलग तरह का अभिलेख हो गया। स्मारक जैसे कोई मूर्तियां होती है, जैसे पटना के दीदारगंज से जो है यक्ष की मूर्ति मिले, स्मारक हो गया। इसके बाद अलग कलाकृतियां हो गया। तो ये सब आपके पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो चीज हमने आपको बता दिया कि स्रोत का ये प्रकार है, दो मेन स्रोत है। तो इसमें अगर आपका स्रोत को आपने थोड़ा सा समझ लिया, एक स्रोत साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। जैसा कि इसमें 2017, 2014, 2011 में क्वेश्चन दिया गया है, और आपके गेस्ट पेपर में भी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको गेस्ट पेपर से भी पढ़ाया जाएगा कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें और प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का। ये दो तरह का क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन अलग है, और ये दोनों ही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। क्या आते हैं? 5 मार्क्स में। तो आपको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला बात हम आपको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें, तो आपका आंसर बहुत खुला हो जाता है। आप फिर जो है बहुत सारा उसमें पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट हम उसको छांट लेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ पूछे पुरातात्विक स्रोत, तो आपको जो है थोड़ा सा जो है आपको स्पेसिफाई होके इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एक अभिलेख, स्मारक और कलाकृतियां, तो 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन बन गया। अगर पुरातात्विक सोर्स पूछे तो इस तरह के चीज, उसको हम समझा देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए कि पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, तो इतना ही पार्ट हम इसके अंतर्गत लिखेंगे, ठीक है, इतना ही। और अलग से साहित्यिक स्रोत के बारे में नहीं पूछता। अगर यहाँ लिखा रहता साहित्यिक स्रोत के बारे में वर्णन करें, तो इतना ही पार्ट लिखेंगे। और अगर आपको खुला छोड़ दे कहने का मतलब आपको जो लिखना हो, तो आप दोनों के मिला के जो है आप लिख सकते हैं। ये होता है सिंपल सा तरीका, तो ये होता है आपको सिंपल सा तरीका आंसर को लिखने का पैटर्न का। अब चलिए हम प्रोसीड करते हैं पहले क्वेश्चन पे, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि भारतीय इतिहास के स्रोत, विभिन्न स्रोत के बारे में हमको अगर पूछना हो, माने खुला हमको छोड़ दिया जाए, तो हम कैसे आंसर को प्रोसीड करेंगे, ठीक है, माने कैसे आंसर को लिखेंगे। तो चलिए कि भारतीय इतिहास में आपको देखिए, आपको थोड़ा सा परिचय देना होगा। तो आपको क्या लिखेंगे, भारतीय इतिहास के अलग अलग स्रोत हैं, जिसके अंतर्गत जो है स्रोत आते हैं, जिससे हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें आप बैकग्राउंड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे कि हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड, अतीत से लेकर वर्तमान तक के विभिन्न घटनाओं के तिथि क्रमानुसार अध्ययन व विश्लेषण को इतिहास कहलाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत हैं, जिसमें जैसे कि धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। तो चलिए, तो इसके अंतर्गत जैसे कि
देखिए यही लिखा हुआ है, इसी को आपके पास दूसरा सोर्स नहीं है, इसी को हम सिंप्लीफाई तरीके से आपको बता देते हैं कि सबसे पहला बात इतिहास का क्या परिभाषा होगी, इसके बारे में होगी। इसके अलावा इतिहास के अंतर्गत क्या क्या आपको स्रोत मिले, ठीक है ना। तब आप भारतीय इतिहास के आपको सीधा नहीं समझ में आता, तो भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं। ये देखिए, अगर विभिन्न स्रोत सीधा सा आपका क्वेश्चन आया तो पहला आपका आंसर ऐसे बनेगा, भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं, जिसके अंतर्गत पहला आपको हम ऐसे लिखेंगे साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत हम क्या करेंगे, सबसे पहला बात देखिए, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो उसको हम मेन पॉइंट को पहले दिमाग में बैठा लेंगे, उसके अंदर हम जो पॉइंट बाय डालते रहेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो साहित्यिक स्रोत के बारे में, कि साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में आप इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अलग अलग धर्मों के ग्रंथ आते हैं, जिसके माध्यम से उस समय के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। देखिए इसके अंतर्गत चूंकि आपको पता है कि ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ आते हैं, जैन धर्म के ग्रंथ आते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, तो हमको इसके लिखने का तरीका ये होगा कि इस स्रोत के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के ग्रंथ आते हैं, जिससे उस समय के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में पता चलता है, ऐसे लिख सकते हैं। या आपको थोड़ा सा और बड़ा करना होगा, तो इस साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण, जैन, बौद्ध धर्म के अलग अलग ग्रंथ आते हैं, जिससे भारतीय समाज के हिंदू धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। इस तरह से आपको लिखना होगा। तो देखिए आंसर आप कब लिख सकते हैं, जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये साहित्यिक स्रोत क्या है। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने आपको कहा कि ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, 3 ग्रंथ आते हैं। तो इससे देखो, इसके आंसर कैसे आप प्रोसीड करेंगे कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भिन्न भिन्न धर्मों के ग्रंथ आते हैं, जिससे, ध्यान समझ, इस तरह से आपको लिखना है, जिससे उस समय के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। उसी को हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। सीधा सा बात, मतलब क्या कि विभिन्न धर्मों के ग्रंथ क्या लिखेंगे, ऐसे देखिए आंसर को कैसे प्रोसीड करेंगे। देखिए हमको नहीं पता है, तो हमको बस ये पता होना चाहिए कि साहित्यिक स्रोत है क्या। तो हमको पता है कि इसके 3 धर्म का आते हैं, इसलिए इसको लिखने के लिए क्या आपको पैटर्न फॉलो करेंगे, विभिन्न धर्मों मन इसके अंतर्गत, इसको आप इससे ऐसे जोड़ लीजिए, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या आते हैं, विभिन्न धर्मों के ग्रंथ। ऐसे विभिन्न धर्मों के ग्रंथ के, यहाँ देखिए, यहाँ विभिन्न धर्मों में मेनली जो है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म है। तो विभिन्न धर्मों, इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों के ग्रंथ आते हैं, जिससे उस समय के सामाजिक, आप पूरा लिख लीजिए, जिससे या जिसके द्वारा, ठीक है ना, उस समय के, ठीक है, उसी समय के देखिए 3 पॉइंट, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है, वही साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। आपका पहला इसका आपका डेफिनेशन हो गया। तो साहित्यिक स्रोत का आपने थोड़ा सा परिभाषा दे दिया। इसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, आप ऐसे आंसर को प्रोसीड करेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ पहला, देखिए इसमें आपने ले दिया, इसको आंसर देखिए, इस पे पहला पॉइंट आपको परिभाषा हो गया, ठीक है। अब परिभाषा है, जिन इसको थोड़ा सा हमने जैसे बताया आपको परिभाषा को ऐसे लिख लेंगे। अब क्या दूसरा पॉइंट आपको इसमें से ऐसे जोड़ना है कि ब्राह्मण ग्रंथ, अब इसके अंतर्गत पहला, देखिए पहला इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, पुराण, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अंतर्गत जैसे देखिए आप क्या लिखेंगे, देखिए अब इसको हम देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखे, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे परिभाषा लिखना है, समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। आपको आंसर के फॉर्मेट को थोड़ा अच्छा सुंदर बनाना है, तो यहाँ परिभाषा लिखेंगे। अब नीचे से यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है,
ब्राह्मण ग्रंथ, क्या ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसके अंतर्गत देखिए, तो ब्राह्मण ग्रंथ को समझने के लिए क्या कर, थोड़ा सा इसका जैसे हमने साहित्य ग्रंथ के बारे में समझा, ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में समझना होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित अनेक ग्रंथ है, जिसमें प्रमुख है। अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ मेनली जो होता है ऋग्वैदिक काल में पंडितों द्वारा जो है जिन ग्रंथों का निर्माण किया गया उसको हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आपका वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, इतने सारे जो भी है हमारे धार्मिक ग्रंथ में, अधिकतर पार्ट जो है आपके जो है धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि वेद हो गया, उपनिषद हो गया, तो ये सारे चीजें जो है इस तरह से आपको इसके अंतर्गत आते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या लिखेंगे, देखिए इसको आंसर को क्या करना है, हमको और पॉइंट बनाना है। इसके अंतर्गत देखिए वेद, पुराण, उपनिषद, आप क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे आपने इसके लिखा इसके अंतर्गत क्या आते हैं, वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि आते हैं, जिससे उस समय के भारतीय स्पेशली हिंदू धर्म के क्रियाकांड, सामाजिक स्थिति, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। इसी को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये एक पैटर्न होगा, कैसे आप ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ये आपको इसमें गलती नहीं होना, जैसे इसके अंदर वेद आते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसमें हम और भी पॉइंट लिखाएंगे, नहीं तो आप वेद में को ही पूरा कर सकते हैं। जैसे वेद में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या क्या है, तो आपको इतना बड़ा नहीं आंसर, आपको सिंपली हमको पॉइंट बनाना है और आंसर को साफ सुथरा लिखना है। इसलिए इसको क्या करेंगे, वेद हो गया, ठीक है। इसके बाद पुराण हो गया, 4 वेद है, पुराण हो गया, 18 पुराण हो गया, ठीक है। आपका 4 वेद हो गया, ठीक। वेद, पुराण, उपनिषद, क्या लिखेंगे, वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, इत्यादि। ऐसे और भी हैं बहुत सारे ग्रंथ, ठीक है। वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। हो गया आपका। इस तरह से थोड़ा सा उसमें पॉइंट बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण है 18 पुराण है, उपनिषद है। बस इस तरह से आपको आंसर को थोड़ा बड़ा करना होगा, तो आपको आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन अभी और भी आंसर बड़ा होगा, इसलिए आपको ज्यादा बड़ा नहीं करना है आंसर, इसलिए हम आपको इस तरह से अभी बता रहे हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड है, आप एक बार समझ जाते हैं तो आपको आंसर को कितना बड़ा लिखना है ये आप पे डिपेंड कर। चलिए, इसके अलावा हमने बता दिया, अभी हमने स्पेशली ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत बताया। अब देखिए, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है इसी के अंतर्गत, जो है ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत, नहीं इसको आप मिटा दे, ब्राह्मण ग्रंथ तो हो गया आपका। दूसरा है साहित्यिक स्रोत में ही, ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा है कि बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ, इसको क्या लिखेंगे, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। ऐसे बौद्ध। अब इसके बारे में देखिए, जब आप भगवान बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध के बारे में, तो इसमें वहां भी चर्चा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझा देते हैं हम, ताकि आपको इस आंसर को लिख सके, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत अब देखिए बौद्ध धर्म में क्या पता चलेगा, जैसे कि आपका हिंदू साहित्य में हिंदू धर्म के बारे में पता चलता है, ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी उस टाइम के सामाजिक, सांस्कृतिक, स्पेशली उत्तर वैदिक काल के बाद जो बौद्ध धर्म का उदय होता है, तो उस समय की स्थिति के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों के ब्राह्मण ग्रंथों के धर्म के समान ही बौद्ध धर्म भी प्राचीन भारतीय इतिहास पे व्यापक प्रकाश डालते हैं। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित ग्रंथ हैं, ठीक है। इसमें 2 ग्रंथ हैं, तो स्पेशली जैसे पिटक और जातक कथाएं, तो 2 ग्रंथ है बौद्ध धर्म के। इसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक है। इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर ग्रेजुएशन में आप होते तो ज्यादा लिखते, लेकिन आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत आप ऐसे लिखें, बौद्ध धर्म के अंतर्गत 2 स्पेशली ग्रंथ आते हैं, जैसे पिटक क्या आते हैं, इसको ऐसे लिखना है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत स्पेशली 2 ग्रंथ आते हैं मुख्यतः, कौन कौन, जैसे कि पिटक। आपको कैसे लिखना है कि बौद्ध धर्म के अंतर 2 प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें आता है पिटक अथवा पिटक और जातक कथा। ये क्या है बताते हैं आपको, जातक कथा,
जातक कथा, जिससे बौद्ध धर्म के बारे में और उस समय के भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक सामाजिक स्थितियों के बारे में और धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। किस समय के? बौद्ध काल में, स्पेशली उत्तर वैदिक काल। अब इसमें थोड़ा सा आपको पॉइंट जानना हो तो पिटक के बारे में क्या है? पिटक के बारे में इसमें 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अरिव। तो पिटक के बारे में स्पेशली जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा के संबंध में आप थोड़ा सा जान सकते हैं कि शिक्षा के बारे में, और वो जोर देते हैं कि किस तरह से नियम होना चाहिए, कैसे जो है बौद्ध भिक्षु रहे। तो आप जब बौद्ध धर्म डिटेल से पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग खुल जाएगा कि पिटक को और कैसे लिखना है। तो इसके अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक है जो आपको अभी नहीं लिखना है, आपको ये बस लिखना है पिटक के अंतर्गत जो है बौद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध भिक्षुओं के संस्कार के बारे में लिखना है। तो इसमें क्या पिटक के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि बुद्ध की शिक्षाएं, आपके बुद्ध की शिक्षाएं क्या आती है? बुद्ध की शिक्षाएं एवं क्या है, और बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम। इस तरह से आप बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये 2 मेन पिटक के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आपको 2, एक पिटक। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत दूसरा आता है जातक कथा। क्या आता है? जातक कथाएं लिख लीजिए। जातक कथाएं के अंतर्गत आपको क्या आता है कि जातक कथाएं स्पेशली बौद्ध धर्म के पुराने जन्म के बारे में, माने भगवान बुद्ध के पुराने जन्म की जो यात्राएं हैं उसके बारे में वर्णन होता है। तो जातक कथाएं में क्या लिखेंगे? इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पिछले जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। बस इतना आप लिख लेंगे। ये हो गया बौद्ध धर्म, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा धार्मिक ग्रंथ में, आप तीसरा पॉइंट आपका क्या आएगा? जैन धर्म। क्या आएगा? जैन धर्म। तीसरा पॉइंट आपका हो गया जैन धर्म। जैन धर्म ग्रंथ लगा लीजिए, जैन धर्म ग्रंथ। इसके अंतर्गत क्या है? देखिए, जैसे कि ब्राह्मण में ब्राह्मण धर्म, जैन में जैन धर्म, ऐसे बौद्ध में बौद्ध, इसी तरह जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म ग्रंथ के बारे में, जैन साहित्य के बारे में पता चलता है। चलो देखिए क्या है कि जैन धर्म के बारे में आपको स्पेशली किताब के बारे में ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन आपको क्या लिखना है कि जैन साहित्य भी देखिए ब्राह्मण ग्रंथ की तरह बौद्ध धर्म की तरह एक तो धार्मिक ग्रंथ था, लेकिन उस समय भी जैन ग्रंथ से भी उस समय के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। इस तरह से आपको इसको पॉइंट को जोड़ सकते हैं। तो आपने इसके देखिए इसके अंतर्गत हमको जितना याद रहे, कम से कम ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2 ग्रंथ को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, चलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, आप आंसर को कैसे लिखेंगे एक बार और समझ लेते हैं। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, हम इतना साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने पहला कहा आपको इसका परिभाषा लिखिए। पहला पॉइंट क्या पढ़ना पड़ेगा? इसका परिभाषा किसका? इसका साहित्यिक स्रोत, ठीक है। दूसरा इसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाएंगे कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पहला ब्राह्मण ग्रंथ। ये सब याद करने का ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जो लोग बोलते हैं याद नहीं होता, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आपको थोड़ा सा कम से कम याद नाम रखने का, वेद पुराण उपनिषद। इसके अंतर्गत क्या आते हैं आपको? वेद पुराण, ठीक है। वेद पुराण उपनिषद इसको पढ़ते हैं, इसको श को ख पढ़ते हैं, लेकिन उपनिषद, ठीक है, आप नहीं समझे उपनिषद। इसके अलावा आपको बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ। इसके अंतर्गत स्पेशली पिटक और जातक। अभी उतना नहीं, आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ाया जाएगा तो इसमें पता चले पिटक और जातक 2 मेन बुक्स हैं आपके, पिटक और जातक। तीसरा है आपको जैन ग्रंथ, ये चलिए हो गया। इस तरह से आपको 3 आंसर को प्रोसेस, इसमें ऐसे ही आपको लिखना, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा है, इसी में धार्मिक ग्रंथ के ही अंतर्गत हमने इसको पॉइंट, हालांकि इसके ही अंतर्गत आता है, लेकिन एक दूसरा पॉइंट हमने इसको अलग से बनाया है, उसका ज्यादा महत्व है ऐतिहासिक स्रोत। क्या लिखेंगे उसको? ऐतिहासिक स्रोत। इसको महाकाव्य बोलते हैं। इसको ये लोग क्या कैसे आते हैं? ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये साहित्यिक स्रोत हो गया, उसको आप ऐसे लिखेंगे
ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत देखिए, साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आपका जैसे कि स्पेशली रामायण और महाभारत को आपको दो महाकाव्य, चलिए ये आपने लिख लिया है, उम्मीद करते हैं ये आपने लिख लिया होगा। अब हम दूसरा पॉइंट पे चर्चा करते हैं, आपको लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं अभी स्रोत के बारे में, तो आप लिखते जाए इसी तरह। दूसरा आपका पॉइंट आ जाएगा ऐतिहासिक। अभी हमने पहला स्रोत के बारे में आपको कहा, जिसके अंतर्गत आपका क्या हो गया कि धार्मिक स्रोत। दूसरा पॉइंट हो गया ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों लिख लीजिए, इसमें दो आएंगे मेनली स्रोतों। ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत देखिए साहित्यिक तो है ही, ऐतिहासिक माने वो विशेष महत्व रखता है। ऐसा स्रोत जो इतिहास में उन ग्रंथों का काफी विशेष महत्व है, उसको हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत, जैसे कि रामायण और महाभारत, ये दो महाकाव्य हैं जिसका हमारे भारतीय इतिहास में उसका बहुत ज्यादा महत्व। तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत दो महाकाव्य आते हैं, रामायण और महाभारत, ठीक है। इसके अंतर्गत इसको लिखने का पैटर्न ये होगा, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत दो महाकाव्य आते हैं। कौन कौन? पहला रामायण और महाभारत, क्या लिखेंगे, रामायण, और दूसरा महाभारत। ये देखिए ऐसे ही ऐतिहासिक स्रोत, इसके अंतर्गत दो महाकाव्य आते हैं, जैसे पहला रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण में क्या होता है, अगर कोई नहीं पता है तो रामायण के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत राम और रावण का कहानी है, जिसमें बताया जाता है कि अंत में जो है राम की विजय होती है, यानी सत्य का असत्य पे विजय होता है। रावण जो है बहुत अत्याचारी था, और सीता मैया को लेकर चला जाता है, और रावण फिर राम को उससे लड़ना पड़ता है, और फिर जाके जो है अंत में राम की विजय होती है। आपको इतना बता दें, मतलब इतना लिखने, कहानी इतना नहीं है, कहानी बहुत लंबा है, लेकिन बस ठीक है, आपको आंसर 5 नंबर को बनाने के लिए आपको छोटा छोटा पॉइंट में बनाया, ताकि उसको एग्जामिनर को ये आइडिया लगे कि कुछ भी नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा जो जानकारी रहेगा, नहीं पता है तो आपको इतना ही पर लिख के छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गलत आंसर ना लिखेंगे, ठीक है। रामायण में क्या है, राम और रावण का कथा, ठीक है, बस इतना आपको इस तरह से और भी लिखना है, तो राम और रावण की कथा, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। थोड़ा और देखिए, हम आपको आंसर को लिखने का पैटर्न, जिसके अंतर्गत नहीं पता है तो हमको क्या बता देंगे, राम रावण कथा, आप ऐसे लिख सकते हैं, राम रावण कथा, ठीक है। राम रावण का एक स्पेशली कथा है। अब थोड़ा आगे आपको पता है राम रावण का कथा होता है, ठीक है, उसमें अंत में राम की विजय होती है, थोड़ा और पता है आपको, ये भी इतना पता है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको, इसमें क्या होता है कि रावण को अहंकार हो जाता है, उसको पावर का अहंकार हो जाता है, तो जो है फिर जो अंत में जो है सारे सब लोगों को परेशान करता है, सीता मैया को भी ले जाता है, और इसलिए राम को युद्ध करना पड़ता है, रावण अंत में हार जाता है। तो ये क्या है कि ये धीरे धीरे आंसर को लिखने का तरीका है कि हमको कैसे कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, इसके अनुसार आप आंसर लिखेंगे। ये पहला पैटर्न है। दूसरा महाभारत कौरवों और पांडवों, इसमें क्या है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध है। इसमें क्या है कि मेनली कौरवों और पांडवों की कहानियां हैं, जिसके अंतर्गत देखिए, ये तो एक पात्र है जो कौरवों और पांडवों के अंतर्गत उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है महाभारत से। आप कहेंगे कि सामाजिक स्थिति क्या, सामाजिक स्थिति में कैसे राज्य होते थे, कैसे समाज की स्थिति थी उस टाइम में भी। देखिए आपको दास प्रथा का प्रचलन, जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आपने पढ़ा था, जो उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन हो जाता है, तो आप महाभारत में दास प्रथा का भी प्रचलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जमीनों के लिए युद्ध, जो आज की स्थिति है हमारी जमीनों के लिए, उस टाइम में भी युद्ध, सामाजिक स्थिति में आप देखेंगे कि औरतों की क्या स्थिति थी स्पेशली, तो इन सब चीजों के बारे में आपको महाभारत में पता चलता है, ठीक है। तो जब आप डिटेल से वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे
तो उसमें हम आपको एक एक चीजों को वर्णन से बताएंगे कि उस टाइम में सामाजिक धार्मिक स्थिति क्या थी। अब वैदिक काल में इसको अलग से थोड़ा हम कहानी बताएंगे, अभी आपको हम सोर्स के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा आपको समझा देते हैं कि आपको आंसर को कैसे लिखना है। ठीक है, आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है तो हम कैसे आंसर को आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे ऐतिहासिक स्रोत पर 2 स्रोत रामायण और महाभारत आते, तो 2 आपका पॉइंट बन गया, बड़ा बड़ा पॉइंट। अगर इतना पर आपको आंसर छोड़ देते हैं, अगर आप इतना भी पॉइंट लिखते हैं तो कम से कम आपको जो है 3 नंबर मिलेगा ही 5 नंबर में। कितना? 3 नंबर आपको लगभग मिल जाएगा। तो ये आपको हो गया। और थोड़ा आंसर को इसके अलावा आपको देखिए विदेशी, इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष जो आपका है, या आपको धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ लिखें, या आप इसको ऐसे लिखें कि जीवनियाँ, क्या लिखें आप? धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ लिखें या जीवनियाँ लिखें, जिस दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको प्रोसीड कर सकते हैं आंसर को। हाँ, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। देखिए दूसरा क्या है आपका तरीका कि धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ लिखें या जीवनी। देखिए धर्मनिरपेक्ष लिखने में थोड़ा सा आपको देखो, वो तो आपको हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि इस तरह से स्रोत का प्रकार होता है, ऐसे आपका डिवीजन किया गया है समझने की दृष्टि से। लेकिन जब आंसर लिखते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे कि आपको गेस्ट पेपर में पॉइंट दिया है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जीवनिया। क्या है तीसरा पॉइंट में? क्या लिख सकते हैं? जीवनिया। ठीक है, जीवनिया। ये थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ से थोड़ा सा आसान लगता है कि जीवनिया और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, इसको हम अलग पॉइंट बना देते हैं, बस उसी के अंतर्गत आता है, थोड़ा समझाने के लिए। तो जीवनिया में क्या क्या आते हैं कि जैसे हर्षचरित का रचना में, जैसे कि आपको कि जीवनियों से भी काफी भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। वानभट्ट के लिखे हुए हर्षचरित के हर्ष के प्रारंभिक और दिग्विजय के वर्णन, कालिदास के कई नाटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे इतिहास का अच्छा परिचय मिलता है। तो देखिए आपको जीवनिया के अंतर्गत ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि जीवनिया का क्या मतलब। जीवनिया का मतलब होता है किसी के बारे में, जैसे उस टाइम के दरबारी कवि होते थे जो राजा के बारे में लिखते थे। तो हमने इसके बारे में समझ लिया पॉइंट कि जीवनिया के अंतर्गत आपको क्या पॉइंट को जोड़ेंगे। पहला कि उस समय के कोई कवि होते थे जो राजा के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखते थे, उसको हम लोग जीवनिया के अंतर्गत रखा जाता। तो आप क्या लिखेंगे इस ग्रंथ के अंतर्गत? कवियों उस समय के राजाओं के बारे में वर्णन करते थे, उसके बारे में, चरित्र के बारे में, उसके स्थिति के बारे में, उसका क्या बोलते हो, उसका शौक के बारे में, इत्यादि चीजों का वर्णन करते थे। तो वही जीवनियों के अंतर्गत क्या आता? जीवनिया के अंतर्गत क्या आता था? राजाओं का जो है उसका क्या है, उसका जो है मतलब क्या, राजा का, इसको कैसे कर सकते हैं कि राजा उस समय के राजाओं के बारे में क्या स्पेशली, उसके गुण अवगुण, उसके बाद उसके पसंद नापसंद इत्यादि चीजों के माध्यम से सामाजिक स्थिति को बतलाता था, वही जीवनिया के अंतर्गत आता था। इससे आप इस तरह से आंसर को, जीवनिया का मतलब समझ लिए, फिर आप इस तरह से आंसर आपको इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आंसर लिखना सीख जाएंगे। मेरा क्या प्रयास है कि आप खुद से आंसर, हम आपको पॉइंट बना के दे रहे हैं, आप आंसर लिखना सीख लें, ये तरीका है। तो इसमें देखिए, और दूसरा तरीका क्या होगा कि हर पॉइंट में आप एक एक कम से कम एक उदाहरण दें। जैसे इसमें हर्षचरित कम से कम एक है, हर्षचरित के द्वारा माने हर्ष, वानभट्ट से लिखे हुए हर्षचरित, हमरा कहे बाबा हर्षचरित। देखिए इसके अंतर्गत क्या है आपका, सॉरी, हर्ष चरित्र, एक्चुअली चरित्र बोलते हैं इसको, चरित्र, हर्ष चरित, हर्ष रचित, हर्ष चरित। तो हर्ष चरित जो है हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है, किसके द्वारा? वानभट्ट के द्वारा। वानभट्ट कवि हैं, वानभट्ट क्या है? वानभट्ट के द्वारा, वानभट्ट, ठीक है, इसको ऐसे सुधार लीजिए। तो वानभट्ट के द्वारा ये जो बुक लिखा गया है, उस समय उसके में वानभट्ट का ये किताब है जिसमें हर्षवर्धन, जो आप आगे जो पढ़ेंगे इस राजा के बारे में, तो इसके जीवनिया के बारे में अच्छे से लिखा गया है, जिससे उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है, और राजा के गुण और अवगुण के बारे में भी पता चलता है। तो ये एक तरीका हो गया। अब क्या लिखेंगे कि वानभट्ट के लिखे हुए हर्षचरित से हर्ष के प्रारंभिक जीवन
और दिग्विजयों का वर्णन होता है। मतलब क्या, दो चीज इसमें हर्ष के क्या, स्पेशली प्रारंभिक जीवन और दिग्विजय और विजय यात्रा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ से उनमें तो दिग्विजयों का वर्णन पता चलता है। एवं दिग्विजयों नहीं लिखे तो वो और राज्यों का विस्तार ऐसे लिख सकते हैं आप, और वो किन किन राज्यों पर उन्होंने विजय पाया, इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो थोड़ा अब क्या करना है कि बिना थीम को चेंज किए आंसर को सिंप्लीफाई करना हमें सीखना पड़ेगा। तो हर्ष के बारे में, हर्ष के प्रारंभिक जीवन और आप क्या लिख सकते हैं, राज्यों पर विजय, इसी को दिग्विजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिग्विजय। राज्यों पर विजय के बारे में पता चलता है। तो किसके, हर्षचरित के, वानभट्ट के हर्षचरित के बारे में। दूसरा आप कालिदास का जो अलग अलग नाटक है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि कालिदास ने अलग अलग चीजों का, अलग अलग राजाओं के बारे में, तो कालिदास का अलग अलग नाटकों से जिस समय उस समय के धार्मिक स्थितियों के बारे में, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो कालिदास का इस तरह से हो गया। तो ये मेन पॉइंट, एक आप एग्जांपल दे देंगे, बाकी आप जो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आंसर बड़ा हो जाएगा, उतना नहीं लिख पाएंगे आप 5। ठीक है ना, उतना बड़ा हमको लिखना भी नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। इतना पॉइंट आप काफी है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों का वर्णन है, वृतांत है, तो उसमें आप जो है ज्यादा पॉइंट भारी नहीं करेंगे। 3 पॉइंट के अंतर्गत आपका लगभग सारा आंसर हो गया। इतना में आपको 5 नंबर मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा और आपको आंसर बढ़ाना होगा, तो हम चाहते हैं कि विभिन्न स्रोत है, थोड़ा सा आप उसी में पुरातात्विक स्रोत को भी जोड़ दें। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा जो है कंप्लीट हो जाएगा। 4 पॉइंट में आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है आपका चौथा, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, स्रोत है इसके अंतर्गत है। पुरातात्विक स्रोत में हमने आपको 3 बताया था, जो आपको इसके अंतर्गत जो है लिखना, जैसे कि अभिलेख। ठीक है, अभिलेख, मोन्यूमेंट्स और मुद्राएं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है 3 चीज मेन आते हैं कि क्या, अभिलेख, इसके बाद मुद्राएं और इसके बाद स्मारक। तो अभिलेख में क्या होता है, अभिलेख का मतलब होता है, आप देखिए इसके अंतर्गत 3 चीज आप लिख सकते। अभिलेख, सबसे पहले आप लिख लीजिए अभिलेख। ठीक, दूसरा स्मारक। ठीक है, दूसरा इसको मोन्यूमेंट बोलते हैं, स्मारक। तीसरा मुद्राएं। क्या हो गया आपका, मुद्राएं। ये 3 मिनट है। इसके में थोड़ा सा लिख, आप देखिए हमको इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। तो अभिलेख के अंतर्गत क्या होता है, इसमें अंतर्गत अभिलेख में जो है किसी सख्त चीजों पे, पत्थर पे जो है खुदा जाता है। ठीक है, जैसे अशोक का अभिलेख या अलग अलग जगहों पे जो तो पत्थर पे या कोई सख्त वस्तु पे खोद के, जैसे पत्थर पे खोद के कुछ लिखा जाता है, उसको हम अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। अभिलेख यानी पत्थर पे या कोई चीजों पे, सख्त चीजों पे खोद के, जो कि क्या होता है कि आपको स्पेशली अशोक के समय में आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो अशोक के समय का बहुत ज्यादा अभिलेख मिलता है। जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे अलग अलग अभिलेखों में अशोक के अलग अलग चीजों के बारे में वर्णन किया गया। तो अभी क्या गया, अभिलेख में क्या होता है, सख्त सतहों पे जो खुदाई करके जो है राजा उस समय की अपनी स्थिति के बारे में, पुरानी चीजों के बारे में लिखते थे, तो उसको हम अभिलेख। स्मारक क्या था, स्मारक के अंतर्गत मूर्तियां आती है। क्या, मूर्तियां या जो कला चीजें, बिल्डिंग वगैरह होते हैं, जिससे उस समय के कला जो आपका कलात्मक स्थिति का जो है उस सामाजिक में जो कलात्मक स्थिति का वर्णन पता चलता है, तो वो स्मारक से आपको पता चलता है। ठीक है, स्पेशली देखिए स्मारक में आपका धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का बहुत ज्यादा पता चलता है। स्मारक जैसे स्पेशली मंदिर वगैरह आता था, इसमें तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा था। क्या, सांस्कृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व जो है स्मारक से बहुत ज्यादा पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो मिला है आपका जो स्नानागार, जिससे आपको पूजा के बारे में वहां से भी पता चलता है। मुद्राएं जो है बहुत कुछ बताती है
मुद्राएं जो अलग अलग काल में अलग अलग तरह का मुद्राएं मिला, जैसे सोना का, चांदी का, शीशा का, अलग अलग मुद्राएं उस टाइम के आर्थिक स्थिति का स्पेशली फोकस करता है। ठीक है, सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है, कला के बारे में, जैसे कि चंद्रगुप्त ने के समय में जो है वीणा बजाते हुए मूर्ति देखा है, तो मुद्राएं का भी बहुत महत्व है। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग फील्ड में मुद्राओं का महत्व, जैसे कि तिथि निर्धारण में, कला पर प्रकाश डालना, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालना, समाज की सीमाओं का निर्धारण, अलग अलग इसका गुण है। तो आप 5 नंबर में काफी है इतना आंसर लिखने के लिए। इसके अंतर्गत हमने आपको बता दिया है कि भारत के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों में आप, ये बहुत बड़ा आंसर आप हो गया, तो इतना आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपने इसके अंतर्गत बहुत सारे चीजों को पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन अगर हम आ जाए। ठीक है, ये तो है, एक क्वेश्चन आया भी है, ठीक है ना, कि पुरातात्विक स्रोत, अब स्पेशली पुरातात्विक स्रोत के अभी जो हम बात कर रहे थे आपका, वो विभिन्न स्रोतों पे एक क्वेश्चन आ जाए पुरातात्विक स्रोतों पे, तब कैसे आप लिखें, मतलब ये स्पेशली आ जाए किस पे, पुरातात्विक स्रोत पे क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला 5 नंबर में, तो कैसे प्रोसीड करेंगे, पुरातात्विक स्रोतों, पुरातात्विक स्रोतों। तो इसके अंतर्गत 3 चीज आते हैं, अभिलेख। अब देखिए, ये जो चीजें हमने 3 चीज आपको बताया है, उसको अच्छे से अब लिखना है इसमें। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं इसको बनता है, तो आप क्या लिखेंगे, अभिलेख। अभिलेख को अच्छे से बताएंगे। ठीक, अब इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। दूसरा आपका क्या होता है, स्मारक, स्मारक। ठीक है, दूसरा स्मारक, इसको मॉन्यूमेंट बोलते हैं, स्मारक। ठीक है, तीसरा मुद्राएं। ठीक है, तीसरा मुद्राएं। ठीक है, ये 3 चीजें। ठीक है, इसको इंस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मारक यानी मॉन्यूमेंट। इसको बोलते हैं कॉइन्स यानी सिक्का या मुद्रा। चलिए, ये 3 तो है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका इसके अंतर्गत, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये चीज है। तो आपको आंसर को कैसे लिखेंगे, भारतीय इतिहास के अध्ययन के निम्न पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें पहला अभिलेख, दूसरा स्मारक और तीसरा मुद्रा। अब हम तीनों के बारे में इस तरह से आंसर लिखेंगे ताकि आपका 5 नंबर में हो जाए। ठीक है, देखिए एक चीज और पुरातात्विक स्रोत के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं उससे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि वो प्रूफ के रूप में होते हैं। तो क्या एक पहला पॉइंट इसका अच्छा बात क्या है लिखेंगे कि ज्यादा प्रामाणिक है, साहित्यिक स्रोत से ज्यादा प्रामाणिक है। तो आप आंसर को देखिए, इस आंसर को प्रोसीड करना होगा। तो पहला, जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि पुरातात्विक स्रोत का परिभाषा क्या, पुरातात्विक स्रोतों पहला। अब इसका आंसर परिभाषा कि इसके अंतर्गत जैसे कि अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं इत्यादि आते हैं। ठीक है, जो साहित्यिक स्रोत से ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, ऐसे लिखिए, जो साहित्यिक स्रोतों से ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि उस समय पे, क्योंकि ये उस समय के राजाओं के द्वारा खुद लिखा जाता था। जैसे अशोक के समय अशोक ने खुदवा के लिखा। तो ये आपका पैटर्न था आपके लिखने का। इसके अंतर्गत आपका ठीक है पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आप तो क्या कहते हैं, स्रोतों का सर्वाधिक महत्व प्रमाणित है क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं। 2 कारण है कि ज्यादा महत्व है, क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, साहित्यिक स्रोत से ज्यादा। आप कैसे लिखेंगे, साहित्यिक स्रोत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, साहित्यिक स्रोतों से ज्यादा महत्वपूर्ण। क्यों, उसके पीछे कारण है कि जिस समय ये खुदवाया जाता तो उसी समय के राजा के द्वारा लिखवाया जाता। क्या है, जैसे अशोक के टाइम में अशोक ने खुद खुदवाया, तो इसीलिए इसका ज्यादा महत्व और प्रामाणिक माना जाता है। क्यों, क्योंकि देखो पहला तो हो गया पॉइंट, क्यों कि साहित्य स्रोत से ज्यादा महत्वपूर्ण। दूसरा,
क्योंकि समकालीन, इसको लिखने का पैटर्न होगा क्योंकि समकालीन, क्योंकि आप ऐसे लिखा समकालीन राजाओं के द्वारा खुदवाया जाता था, लिखवाया जाता था, इस तरह से उत्प्राणित किया जाता था। इतना नहीं कि मतलब क्योंकि समकालीन राजाओं के द्वारा खुद वो जो है अभिलेख लिखवाया जाता था। ये इस तरह से आंसर लिख लेंगे। चलो अब हो गया। चलो अब हम बात करते पुरातत्व। आप 1 by 1 बात कर लिए तो आपका थोड़ा सा परिचय हो गया। 5 नंबर में बढ़ने के लिए परिचय लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट, अब हम लाइन बाय लाइन, पहला अभिलेख, पहला अब यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ परिभाषा लिख लिया हम, हमारा तरीका क्या होगा, परिभाषा आंसर लिखने का। दूसरा यहाँ से पॉइंट बनाएंगे। देखिए एक चीज हम बता देते हैं, आप आंसर को जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही लिखेंगे, सुंदर बना के, तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। अब उसमें आप गोचों पढ़ेंगे तो आपको आते हुए आंसर में अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आप तरीका जरूर सीखिए कि आंसर को हम कैसे लिखें। चलते हैं इसके अंतर्गत पहला आप अभिलेख, अभिलेख हो गया, ठीक। इंस्क्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में सर्वाधिक महत्व एवं प्रामाणिक स्रोत अभिलेख है, क्योंकि अभिलेख समकालीन राजाओं के द्वारा लिखा जाता था। हाँ देखिए अभी हमने बताया कि अलग अलग स्रोत में अभिलेख का बड़ा महत्व, सबसे ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि समकालीन राजाओं के द्वारा अभिलेख लिखवाया जाता था। सबसे ज्यादा महत्व, जितने भी स्रोत है उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका है, अभिलेख का, ठीक है। ये आते हैं जिसमें प्राचीन भारतीय के व्यापक प्रकार भारत के बारे में जानकारी पुरातात्विक स्रोत निम्न है, ठीक। तो अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अभिलेख जो है समकालीन के राजा द्वारा, अच्छा ऊपर वाले में लगता है गड़बड़ हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। ऊपर वाले का परिभाषा में से आप ये वाला पॉइंट हटा के आप दूसरा पॉइंट जोड़ लेंगे कि इसके अंतर्गत निम्न स्रोत आते हैं। नीचे वाला ये पॉइंट इसमें लिखना है तो ज्यादा सुंदर होगा। तो ऊपर वाले में इतना सिर्फ आप लिख लेंगे, इसके अंतर्गत जो है जैसे कि अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं आते हैं, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में व्यापक प्रभाव डालता है, ठीक है। इस तरह से बना दे। अभिलेख के अंतर्गत जैसे कि आप देखिए इसका ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण इस तरह से लिखेंगे। क्यों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि समकालीन राजाओं के द्वारा लिखा जाता है, जैसे कि अशोक का अभिलेख, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पॉइंट लिखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंतर्गत आपको पॉइंट लिखना है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि समकालीन राजाओं द्वारा खुद क्या है, खुद लिखवाया जाता था। कैसे लिखेंगे? खुद लिखवाया जाता था, लिखवाया जाता था। जैसे कि यहाँ पे लिखें, जैसे अशोक स्तंभ और अशोक का अभिलेख, ऐसे लिख ले, क्योंकि अशोक में अलग अलग अभिलेख है, इसलिए अशोक द्वारा लिखवाया गया अभिलेख। इस तरह के अशोक द्वारा लिखवाया गया अभिलेख, इस तरह से आप इसको एग्जाम जैसे में लिख लेंगे तो ये आपका अभिलेख वाला पॉइंट खत्म हो गया। चलिए आपका प्रातात्विक स्रोत के अंतर्गत हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आपका बनता है आपका स्मारक, ठीक है। स्मारक में क्या है? स्मारक में जैसे हमने आपको उसी समय बता दिया था, लेकिन आपको थोड़ा और इसमें बड़ा करके लिखना पड़ेगा। क्या? स्मारक। दूसरा पॉइंट आप यहाँ से शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट हम यहाँ देखिए, आप लोग गड़बड़ कर देंगे, मुझे पता है, तो हम आपको एग्जैक्ट बता देते हैं आंसर लिखना कैसे। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे ना, वहाँ गलती लिख देंगे, ठीक है। पहला हम यहाँ पुरातात्विक स्रोत लिख दिए, स्रोतों, ठीक है पहला, ठीक। इसका परिभाषा डाल दिए, एक लाइन, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है अलग अलग स्रोत आते हैं, जैसे कि अभिलेख,
ये परिभाषा लिखना नहीं है आपको, हम बता रहे हैं। इसके अंतर्गत अलग स्रोत आते हैं, जैसे कि अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं, ठीक है, जो उस प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में व्यापक प्रकाश डालते हैं, ऐसे लिखना है। इसके बाद पहला पॉइंट में इस तरह से नीचे नीचे जो है आपको नीचे ऐसे बनाना है, नीचे कि आपने हम पहला पॉइंट बता दिया अभिलेख, अभिलेख के अंतर्गत हमने बता दिया। दूसरा आपका क्या हो गया, स्मारक, स्मारक, स्मारक हो गया, ठीक है। अब स्मारक के अंतर्गत जो है आप लिखेंगे कि महत्वपूर्ण जो है आपका बिल्डिंग या जो भी चीज जो चाहे तो मिट्टी के अंदर दबा हो रह गया या वो चीजें हैं जो इसका विशेष महत्व है, ठीक है। स्पेशली स्मारक के अंतर्गत क्या आते हैं, या आपको प्राचीन इसके अंतर्गत आपका क्या डालते हैं, एक मिनट, या भौतिक अवशेष, ठीक है ना। स्मारक, स्मारक के अंदर स्पेशली बिल्डिंग वगैरह आते हैं जो आपको उस समय का चाहे तो बचा हुआ है या मिट्टी के अंतर्गत जो दब गया उसको स्मारक के अंतर्गत आते हैं। इसका महत्व कैसे नहीं, इसका महत्व कैसे आएगा पॉइंट में, आपको कैसे लिखिए इसका महत्व, कैसे इसका महत्व। पहला कि धार्मिक और सांस्कृतिक, आपको पहला पॉइंट इसमें बनाइए कि धार्मिक और सांस्कृतिक, स्पेशली धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर विशेष प्रकाश, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर विशेष प्रकाश डालता है, ठीक है। दूसरा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में हुए उत्खननों से संभवतः विश्व के प्राचीनतम सिंधु सभ्यता का पता चलता है। क्या है कि आपको सिंधु सभ्यता में जो खुदाया हुआ है इससे सबसे प्राचीन सभ्यता, वो जो स्मारक, वो जो बिल्डिंग जो मिला उससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन था। तो पहला धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति। दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता से तो अपने स्मारक के अंतर्गत जो बताया इसका क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, स्पेशली मंदिर या जो चीजें दब गया है उसको खोदने के बाद उस समय की स्थिति के बारे में पता चलता। तीसरा है मुद्राएं। आप क्या है तीसरा पॉइंट आप कैसे लिख सकते हैं, इसी में 1 2 3 हो गया। तीसरा मुद्राएं, मुद्राएं ये हो गया। मुद्रा के अंतर्गत आप देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे। मुद्रा का राजनीतिक, धार्मिक, कला, आर्थिक स्थिति का प्रकाश डालते हैं। मुद्राओं से क्या होता था, देखिए इसमें राजनीतिक कैसा कैसा था, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक क्या हो गया, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और कला, और इसमें कला का भी पता चलता था। कला ये इतना पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ हम फ्रेश में लिख देते हैं। इसमें कला, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसमें कैसे पता चलता है, इसमें और भी पॉइंट लिखते हैं कि मुद्राओं से धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और कला का पता चलता। जैसे पहला पॉइंट आर्थिक स्थिति पर प्रकाश, क्या तो पहला इसमें पॉइंट बनाएंगे मुद्राओं वाले। देखिए आप चलिए हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, दूसरा पॉइंट छोटा हो जाएगा। अब लास्ट हमारा पॉइंट है थर्ड, इसमें क्या है, मुद्राएं से क्या होता था कि मुद्राएं से उस समय के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक और कला के बारे में पता चलता। जैसे कि पहला लिखेंगे, जैसे कि आर्थिक स्थिति का पता चलना। अब उसमें जैसे कि आप गोले पॉइंट को बना लेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति से पहले आप 4-5 पॉइंट, जैसे तिथि कर्म का निर्धारण, कला पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता है, और शासकों को व्यक्तिगत रुचियों की जानकारी मिलती है, नवीन तथ्यों पर प्रकाश डालता है, विदेशी यात्रियों से संबंध का पता चलता है। तो आदि चीजें हैं। इसमें 3-4 चीजों का सबसे ज्यादा महत्व है। पहले तिथि कर्म का निर्धारण, ऐसे लिखेंगे क्या, तिथि क्रम का निर्धारण क्या करेंगे, तिथि क्रम का निर्धारण। दूसरा पॉइंट तिथि क्रम का निर्धारण हो गया। कला पर विशेष प्रकाश, मान इससे क्या, देखिए आपको इससे थोड़ा ग्रेजुएशन में रहते तो और बड़ा लिख देते। इससे क्या होता है कि अलग अलग टाइम का सिक्का मिला जिसपे जो है कुछ लिखा होता है, समय का बारे में पता चलता है। दूसरा कि कला पर प्रकाश, क्या पॉइंट बना, कला पर विशेष प्रकाश डालता है, तो कला पर प्रकाश डालना, ठीक है।
कला पर, जैसे कि आपका गुप्ता पीरियड में जो है उसमें बीना बजाते हुए दिखाया गया। उस समय के राजा के बारे में ये पता चलता है कि उसकी विशेष रुचियां थी किसके बीना बजाने में, तो इसके बारे में कला के बारे में पता चलता है। आपको ज्यादा पॉइंट नहीं जोड़ना, ये आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप लिखेंगे फिर उसको बड़ा करेंगे, देखते हैं कितना बड़ा होता है। इसके अलावा ठीक है, सासों की धार्मिक स्थिति पर प्रकाश। इसके अलावा क्या होगा कि धार्मिक स्थिति, अलग अलग देवी या अलग अलग चीजों से पता चलता है कि धार्मिक स्थिति के बारे में क्या था उस टाइम में। धार्मिक स्थिति पर प्रकाश, ऐसे पॉइंट बना लेंगे आप, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश। तो ठीक है, चौथा पॉइंट आप बना सकते हैं कि साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण, ठीक है ना। इससे अलग अलग राज्यों में क्या होता था, तिथि कर्म, कला, धार्मिक और सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति का बहुत ज्यादा पता चलता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति का पता चलना का पता इससे कैसे होता है। देखिए किसी टाइम में सोना का चला, किसी टाइम में चांदी का, इस टाइम में शीशा का, उससे ये पता चलता है कि जिस समय में जितना धनवान राजा होता था उस अनुसार वो मुद्राएं पर प्रकाश डालता, ठीक है। इसके बाद विदेशियों से संबंध या कलाकृतियों में मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। नहीं ये छोड़ देते, ये पॉइंट न, शासकों को व्यक्तिगत रुचि। इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप लगा सकते हैं, शासकों का व्यक्तिगत रुचियाँ, ठीक है, रुचियाँ, ये हो गया, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट इसके अंतर्गत लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर लिखेंगे। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ आपका टोटल कि भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत को 2 पार्ट में हमने आपको बता दिया है। पूरे डिटेल से आपको कैसे आंसर लिखना है, 5 नंबर में लिखना है तो कैसे लिखना है, और 5 नंबर में जो है अलग अलग 2 क्वेश्चन हमने। अगर देखिए अभी तक साहित्यिक स्रोत पे क्वेश्चन नहीं आया, साहित्यिक स्रोत पे अलग से क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसके अंतर्गत जो हमने साहित्यिक स्रोत वाला भाग बताया है वो आप सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। 3 तरह के, देखिए आप शॉर्ट में समझ लीजिए, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो सबसे जो संभावित प्रश्न होता है कि डायरेक्ट कि भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। क्या है कि सबसे संभावित क्वेश्चन है, 3 तरह के क्वेश्चन। अब समरी में हम बता देते हैं कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे। समरी, HMAR हुआ है समरी। समरी के अंतर्गत आप पहला क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये बना आपका कि विभिन्न स्रोत, सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादा चांसेस होता है, विभिन्न स्रोतों का वर्णन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो इसका आंसर आप बहुत बड़ा हमने बता दिया है, तो आप 5 नंबर में 5 पॉइंट बना के लिख लेंगे, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट छोटा कर देंगे। पहला, दूसरा, साहित्यिक स्रोत, इस बार क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। साहित्यिक स्रोत, ठीक, साहित्यिक स्रोतों। तो इसके अंतर्गत आप किताब वाला जो पहला वाला पार्ट है वो दे देंगे, जैसे कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कि आपका ग्रंथ, ठीक है ना, धार्मिक ग्रंथ और जो है गैर धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत जो है हमने आपको बताया था कि धार्मिक जैसे ब्राह्मण, जैन और बौद्ध ग्रंथ, और अधार्मिक में जैसे कि अलग अलग लेखकों के द्वारा, जैसे कि हर्षचरित का या आपका मेघदूत कालिदास का या मेगास्थनीज का इंडिका या विदेशी यात्रियों का वेदांत। तो ये थोड़ा और अगर बड़ा होगा तो इस तरह से होगा ये वाला। और तीसरा पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों, ठीक। तो ये 3 पॉइंट पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमने आपको बता दिया है। अभिलेख, इसके बाद स्मारक और मुद्राएं हो गया। तो 5 नंबर में आपको कैसे भी आप आंसर बना सकते हैं। 2 नंबर में सीधा आया तो 2 पॉइंट आप सीधा पॉइंट लिख देंगे, उसके बारे में आपको ज्यादा लिखने का। ये आपका टोटल का टोटल खत्म हुआ। इससे ज्यादा आपको धार्मिक स्रोत में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं है, उसको आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, नोट बनाना है, आपको सेंड करना है। किस पे? जो ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं, आपको इस नंबर पे भेजना है 620 658 3015। ये मेरा नंबर है, इसको आपको इसके ऊपर
भेजना है। आपका नोट चेकिंग होगा और संडे को जो टेस्ट होगा तो वो भी क्वेश्चन चेक होगा। तो इसको नोट बनाइए और आप आंसर भेजिए। तीनों नंबर फॉर्मेट में आप आंसर बना के इस नंबर पर जरूर भेजिए, आपका जरूर ये चेकिंग होगा। ठीक है, चलिए ये तो आपका पूरा का पूरा जो है ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आपका होने वाला है वो क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा सिंधु घाटी सप्ताह। क्या होगा? सिंधु घाटी सप्ताह, सिंधु घाटी इसको बोलते हैं, घाटी। ये क्यों बोलते हैं इसको बताएंगे आपको। सिंधु घाटी सप्ताह या सिंधु सप्ताह। सिंधु सप्ताह लगभग 2 से 3 क्लास लगेगा, तो ये आपको खत्म हो जाएगा। सिंधु सप्ताह ये काफी बड़ा है, तो ये 2 से 3 क्लास में कोशिश करेंगे उसको पूरा पूरा खत्म करने का। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका सिंधु घाटी सप्ताह। तो आप इसलिए आप देरी नहीं करें, इसको पूरा आप नोट बना लें और नेक्स्ट जो है आप सिंधु घाटी सप्ताह का गेस्ट पेपर से पढ़ना हो, जैसे पढ़ना हो आप पढ़ लें। ठीक है, थैंक यू। तो आप मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप क्या करेंगे? ठीक है, आप वीडियो देखेंगे, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, नोट बनाएंगे और भेजेंगे। आपका इतना ही काम है। ठीक है, और वीडियो को पसंद करेंगे तो उसको लाइक कर देंगे और लोगों अच्छे से अच्छे फिर दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक, और आपस में डिस्कशन करेंगे तो आपका अच्छा होगा, खुद के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये आपका थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।